हालिया सैलाब यकीनन पिछले सैलाबों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, कहीं ज़्यादा शिद्दत के हामिल थे। और सबसे जो ख़तरनाक बात इसमें हुई वो ये हुई कि ये उन इलाक़ों में ज़्यादा हुए जहाँ कभी सैलाब आते नहीं थे। जो रवायती इलाके सैलाबों के थे, जो दरियाओं से सैलाब आते थे जहाँ, वहाँ सैलाब नहीं आए, कम आए। जहाँ सैलाब कभी नहीं आते थे वो इलाके जनूबी पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, वो बुरी तरह मुतासिर हुए। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की रियासत तो आम हालात जो होते हैं उनको ठीक से चलाने की अहल नहीं है, और जब कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो इनके बस से बिल्कुल बाहर होती है। ये सियासी अशराफिया, ये ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस, ये जितना भी रियासती मशीनरी का निज़ाम है, ये मामूल के हालात चलाने का अहल नहीं है। तो गैर मामूल के हालात तो इनसे तवक्को आप नहीं करते। चुनांचे बेशतर इलाके जहाँ पानी आया था वहाँ पानी बदस्तूर मौजूद है, उसका कोई निकास नहीं हो रहा, वो सड़ांध और बदबू का शिकार हो रहा है। उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, उसमें से जहरीली गैसें जो वो निकलती हैं। उनके इर्द गिर्द के दरख्त, उनके इर्द गिर्द की जो पहले की फसलें थी वो तो तबाह हो ही गई हैं, माल मवेशी भी तबाह हो गया है, लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जब तक ये पानी खड़ा है वहाँ पर कोई बुआई नहीं हो सकती। आपकी अगली फसलें जो इस मौसम में बोई जानी थी वो नहीं बोई गई, इसलिए एक बड़ा शदीद ख़तरा आगे ग़िज़ाई क़िल्लत का आ रहा है। और इसको कोई मीडिया हाउस या कोई चैनल या कोई सीनियर तज्ज़ियाकार अपना मौज़ूए बहस नहीं बना रहा, इसलिए कि ये आम आदमी का मसला है, अवाम का मसला है। आम आदमी की तर्जमानी करने वाली ना कोई जमात है, ना ही कोई प्रेशर ग्रुप है, और अवाम बेचारे सदियों से हालात से समझौता करने के आदी हो गए हैं। भूखे मर लेंगे, फाके काट लेंगे, लेकिन जो उनके इलाके के वडेरे हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे। ये सूरत हाल पाकिस्तान में उस वक्त इसमें कोई तहर्रुक या कोई तब्दीली पैदा होती जब कोई सियासी लहर आए। हमने 70 में देखा कि यही हारी, यही किसान जो सदियों से अपने वडेरों के नीचे थे और उसके सामने आवाज़ नहीं बुलंद करते थे, इन्होंने उनकी ज़मानतें ज़ब्त करवा दी थी। लेकिन आज वो सियासी बयानियाँ या वो सियासी तहरीक नहीं है। सो ये जो ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान आने वाला है, इसमें आपको गंदम, चावल, बुनियादी ग़िज़ाई की चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। आपका इंपोर्ट बिल पहले ही ज़्यादा है, तो माशी हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और ये कोई भी हुकूमत आए, ये जो सियासी अशराफिया की बहस मुबाहिसा चल रहा है, इसमें इसको अगर एक तरफ भी हम रखें तो अवाम का या जो कौम का एक नेशनलिज़म का उभार आया था। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग अपनी कौमी खुददारी या कौमी खुदमुख्तारी की खातिर इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते, महंगाई को, ग़िज़ाई क़िल्लत को। लेकिन अगर वो कौमी उभार या जो नेशनलिज़म का एक लहर आई है इस वक्त, वो डाई आउट हो जाती है, जो कि होने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर उसके बाद लोगों के पास इस ग़िज़ाई क़िल्लत को बर्दाश्त करने के लिए कोई और बहाना भी नहीं रहेगा। ये एक बड़ी ही मखदूश सूरत हाल है जिसका सामना पाकिस्तान के अवाम को अगले ख़ास तौर से जो चंद महीने जिसमें ये फसल अब नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर उसका सामना करना पड़ेगा। तवानाई का बहरान तो अब गोया हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व बन चुका है। खा वो बिजली का बहरान हो, गैस का बहरान हो, ये पिछले ख़ास तौर से 3 अशरों में जिस तरह की पॉलिसियाँ तवानाई के शोबे में इख्तियार की गई हैं, और जिस तरीके से ग्लोबल कैपिटलिज़म ने और मार्केट इकॉनमी ने टेक ओवर किया है हमारे एनर्जी सेक्टर को, सारे सेक्टर्स को किया है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में क्योंकि उसमें इस की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है और वो अपना मुनाफा बहुत ज़्यादा इससे कमाते हैं, तो उसके असरात आम आदमी पे बहुत शदीद होते हैं।
हालिया जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं, इसमें जो फ्यूल प्राइसेस जिस हिसाब से गई हैं, उनसे हर चीज़ महंगी हो गई है। अब फ्यूल प्राइसेस में ऑयल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, गैस है, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए पाकिस्तान की अगर, और ये अगर बहुत बड़ा अगर है, इट्स ए बिग इफ, कि अगर हमारी रियासत और रियासत को कंट्रोल करने वाले अदारे या हमारी सियासी अशराफिया, जिससे तवक्को नहीं की जा सकती, वो अपनी एनर्जी पॉलिसी इस तरह वज़ा करे कि आपके इर्द गिर्द और ख़ास तौर से सेंट्रल एशिया और रूस, उनके पास जो तवानाई के ज़राए हैं, जिसमें पेट्रोल भी है, जिसमें गैस भी है, जिसमें ऑयल भी है, अभी करीब तरीन आपके तुर्कमेनिस्तान है, उसके पास गैस है, उससे गैस लेने के बारे में ज़बानी कलामी बातें होती रहीं, अमल दरामद कभी नहीं हुआ, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स हमें हमारे हाथ बांध देती है और हमारे हुक्मरान तबके, खा वो कुछ भी हों, अदारे हों, हुक्मरान हों, वो सब मिल के जहाँ से डोरियाँ हिलाई जाती हैं, वो अपने इलाके के जो वसाइल हैं उन मुल्कों की तरफ नहीं देखते, और अगर उनमें से किसी मुल्क के साथ जाके कोई हाथ मिला ले तो उसको उठा के मुल्क गद्दी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान, हमारे इसी खित्ते में सेंट्रल एशिया से तवानाई के ज़राए इतने हैं कि हमें किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बिजली का बहरान इसलिए पैदा हुआ है कि जो मुआहदे किए गए हैं, जिस तरह से पावर प्लांट लगाए गए हैं, जिन शराइत पे लगाए गए हैं, जिस फ्यूल पे लगाए गए हैं, इंपोर्टेड कोल पर प्लांट अब साहिवाल जैसी जगह पे लगा लेते हैं, जहाँ पर कोयला लाने के लिए रोज़ाना कई गाड़ियाँ कराची से साहिवाल की तरफ भागती हैं कोयले के डब्बे भर के, और फिर वो आपको जो जिस कीमत पे वो यूनिट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से आप अब बात कर रहे हैं कि हमें थर के कोयले को इस्तेमाल करना है। जनाब, जब आप साहिवाल का प्लांट लगा रहे थे तब शहबाज शरीफ साहब, आपको ख्याल नहीं आया था कि हमें अपने इंडिजिनियस कोल के ऊपर प्लांट लगाने चाहिए? जब आप इम्पोर्टेड कोल पर पोर्ट कासिम और बाकी जगहों पे इम्पोर्टेड कोल के प्लांट लगा रहे थे तब आपको थर का ख्याल नहीं आया था? थर में तो बिजली के प्लांट्स पे काम शुरू हो गया हुआ था। ये जब आप LNG के प्लांट ला रहे थे कतर से गैस के ऊपर, तब आपको ख्याल नहीं आया था कि तुर्कमेनिस्तान से आप गैस लें, जिसके अंदर कोई आपको लिक्विफाई करने का मसला नहीं है। आप वहाँ से गैस फील्ड से पाइप आती है सीधी आपके प्लांट के अंदर। यहाँ कतर से पहले जहाज़ में वो लिक्विफाई होके गैस भरी जाती है, फिर कराची पे उसको लिक्विफाई को आप गैसीफाई करते हैं, फिर आप उसको यहाँ लेके आते हैं। ये सारे जो जिन क़ुव्वतों के इशारों पर या जिन क़ुव्वतों की खिदमत गुजारी पे या जिनसे मफादात आपके जुड़े हैं या जिनकी आप ग़ुलामी करते हैं, उनके लिए जब आप ये सारे फ़ैसले करते हैं तो आखिरी कीमत पाकिस्तान के अवाम को अदा करनी पड़ती है, आपको नहीं करनी पड़ती। आज आप बात कर रहे हैं कि हमने सोलर लगाना है, तो ये जो 10 साल पहले आपने कायद-ए-आज़म सोलर पार्क 1000 मेगावाट के लिए लगाया था, जिसमें से लगाई आपने सिर्फ 400-600 मेगावाट आज तक नहीं लगी, उसके लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करवाया, 220 kV का ग्रिड स्टेशन बनवाया, लाइन बनवाई, और वो आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। कभी किसी ने इन मामलात पर इनका एहतसाब नहीं किया। ये वो हैं सवाल जो पाकिस्तान के अवाम को इनसे करने हैं, और पाकिस्तान के अवाम ने इन सवालों का एहतसाब इनका देना है। लेकिन इस तरफ इनका ना तो आपके जो एंकर पर्सन हैं, ना आपके जो तजिया नगार हैं, ना आपकी सियासी अशराफिया है, उसके सारे तजिए या उसमें इन सब चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। बिजली का बहरान मज़ीद बढ़ेगा। अभी सर्दियां आई नहीं हैं, सर्दियों में आपकी लोड शेडिंग और ज़्यादा होगी। अभी ये 2 साल पहले कहते थे कि ये बिजली बहुत हो गई है, हम सरप्लस में चले गए, और मैं उस वक्त भी मुख्तलिफ़ फोरम्स पर यह आवाज़ उठाता था कि हम कतई सरप्लस में नहीं हैं और हमारा बहरान आएगा, और ये मंत्रा हम छोड़ें कि हमारे पास बिजली बहुत है। हमारे पास बिजली कभी बहुत नहीं थी, और आज भी अगर आपकी एक मजबूत एनर्जी पॉलिसी नहीं बनती तो ये बहरान आपका इसी तरह से चलेगा, बढ़ेगा, और इसमें शिद्दत आएगी।
यूक्रेन की जंग के असरात में बहुत बड़ा जो माशी तौर पे असर हुआ है वो यूरोप पे हुआ है। हालिया दिनों में लोग अपने तवानाई के बिल लेकर लंदन की सड़कों पे और बरतानिया की सड़कों पर निकल आए बड़ी भारी तादाद में, और चीज़ों की जो महंगाई वहाँ हो चुकी है उस पर शदीद मुजाहरे, मुखालफतें और ख़ुद हुक्मरान जमात के अंदर जितने मबाहिस हुए हैं इस पर, उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ 44 दिन के बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया, क्योंकि माशी बहरान पर काबू नहीं पा सकें। चंद हफ्ते पहले की बात है कि पेरिस में और पूरे फ्रांस में बड़े शदीद हंगामे हुए महंगाई के ख़िलाफ़, वर्कर्स की बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, और माशी बहरान की जो बाज़गश्त है वो फ्रांस में ही नहीं बल्कि जर्मनी में और पूरे यूरोप के अंदर सुनी जा सकती है। गोया इस यूक्रेन की जंग ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह किया, यूरोप की पूरी मईशत के ऊपर असर डाला है, और वहाँ के लोग इससे माशी तौर पे अभी आप देखेंगे आगे चल के कि ये जो माशी अदम इस्तेहकाम बरतानिया का है उसके नतीजे में मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। इंतखाबात तो अब होंगे ही होंगे, लेकिन क्या इंतखाबात के बाद वहाँ इस्तेहकाम पैदा हो सकेगा, ये देखने की बात है। तुर्कमेनिस्तान के अलावा ईरान हमें गैस देने को तैयार है। ईरान के साथ मुआहदा भी हो गया, ईरान ने अपने हिस्से की गैस की पाइपलाइन बना भी ली है, लेकिन आगे पाकिस्तान ने इसलिए नहीं बनाई कि हम जहाँ से इशारा पाते हैं वहाँ से हमें मना कर दिया गया। इसी तरह से ईरान हमें 1000 मेगावाट बिजली देने के लिए तैयार किया, बल्कि उस पर काम भी हो गया, उसकी फिजिबिलिटी पे भी काम हो गया, और वो जाहिदान के करीब 1000 मेगावाट का प्लांट सिर्फ पाकिस्तान को बिजली देने के लिए लगा रहे थे, जिसमें उन्होंने उसमें इजाफा भी आगे चल के उन्होंने करना था। वो सारा फिजिबिलिटी भी तैयार हो गई, लेकिन आखिर पे जो सैंक्शंस हैं ईरान की उसकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ी। गोया जो हमारी जियो पॉलिटिक्स है वो हमारी सियासत ही नहीं, हमारी मईशत का भी बड़ा गर्क कर रही है। हम अपने करीबी हमसायों से गैस नहीं ले सकते, बिजली नहीं ले सकते, पेट्रोल नहीं, तेल नहीं ले सकते, और हमारे हुक्मरान हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी से निकलने को तैयार नहीं है। ईरान में उलमा की जो हुक्मरानी या बालादस्ती है, जिसको वलायत फ़क़ीह कहते हैं, उस वलायत फ़क़ीह को वहाँ के अवाम ने बड़ी देर तक अमरीकी साम्राज्य की मुखालफत की वजह से बर्दाश्त किया है, जिसे अगेन मैं कहूँगा कि जो कौम परस्ती का जज्बा है, और जिस तरीके से अमेरिका ने ईरानियों पर मज़ालिम किए हैं, कभी सद्दाम से हमला करवा दिया, कभी सैंक्शंस लगा दिए, कभी पूरी दुनिया से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया, इसके रिएक्शन में वहाँ के अवाम वहाँ की मजहबी क़यादत के साथ जुड़कर खड़े रहे। लेकिन एक वक्त आता है जब आज की 21वीं सदी में रहते हुए ख़वातीन ख़ास तौर से वो पाबंदियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, और ख़ास तौर से ईरान में जिसका एक तहज़ीबी इर्तिक़ा इस पूरे ख़ित्ते में शायद सबसे ज़्यादा उसकी गहराई है, उसकी शायरी, उसकी सकाफ़त में हुस्न और उससे रिलेटेड जो उसका एक पस मंज़र है, और ख़वातीन में एक तहज़ीबी इर्तिक़ा की जो क़दरें मौजूद हैं, उसको देखते हुए ये जो जबर था उन पे, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। ये सऊदी अरब में नहीं रहा। सऊदी अरब एक बदली हुई दुनिया बन चुका है। वहाँ भी एक अरसे तक औरतें दबाव में रहीं, फिर उनकी तरफ से एहतजाज हुए, बहुत से वाक़यात हुए, मैं उस तफसील में अब नहीं जाता, लेकिन अब वहाँ पर उन्होंने
उसको ओपन अप किया है और वो एक मुख्तलिफ माशरा बन गया है। ईरान में भी ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था। अब ये जो तहरीक है, ये तहरीक अपनी एक खुद रॉ या अपने एक रिएक्शन के तौर पर उठी है, लेकिन इससे यकीनन यूरोपियन और अमरीकी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और वो कर रहे हैं। हर तहरीक के कई पहलू होते हैं और ये दो पहलू तो इसके बड़े अहम हैं। जैसे अरब स्प्रिंग में लोगों का एक फितरी रिएक्शन था उन आमिरों के ख़िलाफ़, जैसे उसने मुबारक थे या अली ज़ैनुल आबिदीन थे या और इस तरह के कई थे। वो फितरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ निकले, लेकिन उससे अमेरिका ने फ़ायदा उठाया और अपने पिट्ठू ला के बिठा दिए, मिस्र में भी और टूनीज़िया में भी। यहाँ भी ये फितरी उभार है, फितरी मुखालफत है, लेकिन इससे मकामी कोई सियासी क़ुव्वत अगर अवाम की जड़ें रखते हुए हो ऐसी, जो कि अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय वहाँ के अवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे, तब तो ये एक मुस्बत सिमत में जाएगा। लेकिन अब आगे आने वाले हालात से अंदाज़ा होगा कि ये जो मजहबी क़यादत है ये इसको किस तरह अकोमोडेट करती है, ये कोई लचक पैदा करती है या नहीं करती। तो फिर ये एक सियासी तब्दीली की तहरीक के तौर पर आगे बढ़ेगी और उस सियासी तब्दीली में यकीनन अमेरिका और यूरोपियन फ़ायदा उठा सकते हैं।